अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1.3 की क्लास नंबर 7 जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लिटरली टेलिंग यू दिस क्वेश्चन इज़ इंटायरली इंपॉर्टेंट। सुनने में कहने में मायूब लगता है कि मैं ज़्यादातर ये बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आपके पेपर्स जो पास्ट पेपर्स हैं अकॉर्डिंग टू दैट एंड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ही ये बात की जाती है कि ये जो क्वेश्चन जो बताए जाते हैं कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेपर में आ चुके होते हैं वो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर में कई साल पहले आ चुके होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और तीसरे वो क्वेश्चन जो एक्चुअल में 2 मार्क्स या 5 मार्क्स को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके पेपर के आने की यही 3 मैथडोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। रिसेंट 5 ईयर पेपर्स और बिफोर 10 ईयर 15 ईयर्स पेपर्स अकॉर्डिंग टू योर बुक आल्सो। एंड द थर्ड थिंग इज़ जो क्वेश्चन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया, स्मॉल क्वेश्चन आया, शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो 2 मार्क्स को जस्टिफाई करे, और अगर लॉन्ग आया तो 5 मार्क्स को जस्टिफाई करे। सो यही 3 मैथडोलॉजीज़ हैं जिनके ज़रिए आपके पेपर्स को बनाया जाता है। एक यहाँ पे छोटी सी मैं अनाउंसमेंट कर दूँ आपको। आई हाईली रिकमेंडेड यू कि जब भी कोई क्लास देखो तो यूट्यूब चैनल पर जब मेरे जाओ तो वीडियोज़ में जाने की बजाय प्ले लिस्ट में चले जाया करो, ताकि आपको पूरी एक्सरसाइज की प्ले लिस्ट अवेलेबल हो जाए और आप ईजीली नॉलेज हासिल कर सको। क्योंकि मेरी कोशिश तो यही है कि आपको अच्छे से मैथमेटिक्स से सिखाऊँ, बाकी अप टू यू कि आप कैसे उसको अप्रोच करते हैं, कैसे मैथडोलॉजी से अप्रोच कर सकते हैं, अप टू यू लिटरली। एंड आई हाईली रिकमेंडेड दैट कि आप प्रैक्टिस किया करो मैथमेटिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा, और एक्सरसाइजेस को देखा करो। ऑन द होल ट्रिग्नोमेट्री में सारी की सारी एक्सरसाइजेस बना के अपलोड कर चुका हूँ। वैसे ही अब अलजेब्रा जैसे जैसे चल रहा है, मैं सारी की सारी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनकी प्लेलिस्ट सेपरेटली बना के अपलोड करता रहता हूँ। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइज। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। प्रूव दैट z इज इक्वल टू z बार इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। तो यहाँ पे डिस्कशन के लिए 2-3 बातें हैं, फिर हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली बात मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है IFF के साथ इफ, यानी कि IFF जब लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। अब आप ये कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई, इफ एंड ओनली इफ, व्हाट इज मीन्स, व्हाट इट्स एक्चुअली अप्रोचिंग अस, ये हमें क्या शो कर रहा है। ये बड़ी एक सादी सी बात कर रहा है। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब आज बता देता हूँ। इफ़ एंड ओनली इफ़ ज़्यादातर वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे एक ही टाइम पे 2 प्रूफ्स हों। ये मैं आपको अपनी एक मैथडोलॉजी बता रहा हूँ, मतलब एक अपनी सोच आपसे शेयर कर रहा हूँ जो अब तक मैंने अपने टीचर से सीखा, और अब तक जितना मैथमेटिक्स सीखा उसके अकॉर्डिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ। इफ़ एंड ओनली इफ़ तब यूज़ होता है जब इसकी दोनों जानिब प्रूफ्स हों, यानी कि एक्चुअल में ये 2 क्वेश्चन बन गए, एक ये प्रूफ है एक ये प्रूफ है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ही ये है कि ये प्रूफ करो और ये भी प्रूफ करो। या मज़ेदार बात है, ठीक से समझना कि डबल इफ़ वाला इफ़ वहीं आएगा जहाँ पे 2 ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम्स जहाँ पे 2 प्रूफ्स होंगे। तो एक्चुअल में ये 2 ही प्रूफ्स हैं। बात बड़ी टेढ़ी सी है पर हम उसको सीधा करके समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं। बात क्या है? प्रूफ करना है कि z जो है वो z बार के इक्वल है, एंड वी नो दैट कि z बार का मतलब है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ z इज complex number then modulus of complex number can be denoted by z bar. You know that. I highly recommended that. क्लासेस सारी देखनी है और ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। एक ये चीज़ प्रूफ करनी है। अगर ये प्रूफ करना है तो मतलब ये दोनों जुड़े हुए हैं। अगर z एक रियल नंबर है तो प्रूफ ये करना है कि z, अब मैं स्टोरी अपनी तरीके से बता देता हूँ, समरी कि पूरी फिल्म की कहानी एक लाइन में। हमने ये बताना है z एक रियल नंबर है और z बार z के इक्वल है, इसलिए z बार भी एक रियल नंबर है। फिर से रिपीट करूं, ओके। z यानी कि z एक रियल नंबर है। 2 नंबर होते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल और इमेजिनरी। तो हम कह रहे हैं कि z एक रियल नंबर है, ये हमने खुद कहा, ठीक है। और z क्योंकि एक रियल नंबर है और z बार एक दूसरे के इक्वल हैं, तो z रियल नंबर है तो z बार भी रियल नंबर है। मैं इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि आपको समझ आ जाए। फिर से, अगर z एक रियल नंबर है, ये हमने प्रूफ करना है कि जी हाँ z एक रियल नंबर है, ये प्रूफ करना है। क्योंकि ये एक z एक रियल नंबर है और z बार इक्वल हैं, तो z बार भी एक रियल नंबर है। थोड़ा सा तो आइडिया ज़रूर हो गया होगा जो मैंने बातें बोली, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, प्रूफ कर देते हैं। सपोज किया पहले वाले प्रूफ को टेक किया, ये प्रूफ के तौर पे ले लिया कि पहला प्रूफ हमारा ये है, z इज इक्वल टू z बार। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है कि टेक किया जस्ट।
वी हैव टू प्रूव दैट कि जी इज़ रियल। तो इस तरफ चले गए, ठीक है, ये प्रूव करने के लिए इस तरफ चले गए कि जी एक रियल नंबर है। उसको प्रूव करने की शुरुआत करते हैं, लेट करते हैं दोनों को कि जी है हमारा a प्लस आयोटा b, और अगर मैं इसका बार लूँ तो क्या होगा, a माइनस आयोटा b आएगा। ये तो आप जानते हो ना कि जब भी हम कोई नंबर लेते हैं, इधर ही जगह थोड़ी सी मैं रफली यूज़ कर लेता हूँ कि अगर कहीं लिखा हो 2 + 3 आयोटा, तो अगर मैं उसके ऊपर बार ले लूँ, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर बार ले ली जाए, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, क्योंकि असर जो है हमारे बार का, ये जो हमारी बार है, इसका जो असर है वो सिर्फ आयोटा वाले पोर्शन पे आता है। यू नो दैट, या यू आर फैमिलियर विद दैट। जी इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, सो जी बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। दैट्स इट। आई होप समझ आ रही है, यहाँ तक तो क्लियर है। As we have the proof z is equal to z bar, so just put the values of these according to this statement. Z is equal to z bar, z is equal to a plus iota b, and z bar is equal to a minus iota b. a plus iota b, a minus iota b. I hope यहाँ तक तो क्लियर। ओके, अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें से एक्चुअली मैं वैल्यू जो निकालूंगा ना, ज़रा देखना कैसे। अब ये जो a है अपनी जगह पे, ये जो प्लस a इधर आके हो गया माइनस a, ये तो क्लियर है। ओके, प्लस आयोटा भी उधर जाके हो गया माइनस आयोटा भी, ये भी क्लियर है। सो a में से a भाई साहब कट गए, या a में से a गया तो क्या बचा 0, उधर क्या हुआ माइनस आयोटा बी बिकम्स -2 आयोटा बी। ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगर मैं इसमें से b निकालना चाहूँ तो -2 आयोटा उधर जाके, या किसी भी तरीके से कह लो कि अगर फैक्टराइजेशन की तरीके से लिखा जाए तो दो चीज़ें हो गई, -2 आयोटा इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। तो मुझे इनमें से किसको टेक करना है, b इक्वल टू 0। बट ये सच्ची बात नहीं है, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ मैथमेटिक्स के साथ। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि b इक्वल टू 0 आ गया इसमें से, क्योंकि -2 आयोटा उधर जाके अगर आप किसी तरीके से सॉल्व करते हो कि सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सर ये डिवाइड हो रहा है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर मेरी बात मानो कि 2 आयोटा इज इक्वल टू 0 लिख के ऊपर लाइन मार दो। 2 आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0 ना, ठीक है, बट b इज इक्वल टू 0। आई होप आप समझ रहे हो इस बात को कि b इज इक्वल टू 0 हमने टेक कर लिया, और यहाँ पे लिख दिया कि 2 आयोटा इक्वल टू 0 नहीं है, तो b इक्वल टू 0 ले लो। ये तो कंफर्म है ना कि b इक्वल टू 0 है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं या फैक्टराइजेशन करते हैं तो दो ब्रैकेट इक्वल टू 0 आती हैं, तो पहली वैल्यू को भी इक्वल टू 0 ले लेते हैं, दूसरी वैल्यू को भी इक्वल टू 0 ले लेते हैं। समझ लो उसी तरीके का खेल खेला जा रहा है। आई होप आपको समझ आ रही है। ओके, सो b इज इक्वल टू 0 टेक किया। अब हम ये जानते हैं क्योंकि b इक्वल टू 0 एज b इज इक्वल टू 0, जी क्या है, ये जो जी है, अब प्रूफ करने लगे हैं। यहाँ से प्रूफ शुरू हो गया, इस हिस्से के बाद प्रूफ शुरू होने लगा कि अब हम प्रूफ करने लगे हैं कि जी जो है वो एक रियल नंबर है, और जी बार भी उसके इक्वल है, और जी बार भी रियल नंबर है। शुरू करते हैं खेल, ठीक है। एज बी इज इक्वल टू 0, जी क्या है हमारा, जी है हमारे पास a प्लस आयोटा b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो मैंने क्या किया, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा और b की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। सो z ये था, बिकम्स z क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा 0, यानी b की जगह 0 पुट करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 0। अगर एक स्टेप आप और करना चाहो तो यहाँ पे आप कर सकते हो, मैं आपको कर ही देता हूँ ताकि आपके लिए और बेनिफिशियल हो जाए ये सारा कुछ। z ये z है, ओके, माजरत उसके लिए, राइटिंग ऐसी है, आयोटा 0 हो गया 0, और ये हो गया हमारा फाइनली z इज इक्वल टू a, एंड a इज़ अवर रियल पार्ट। तो ये तो क्लियर हो गया कि z इज़ रियल, हो गया ना क्लियर, z इज़ रियल। बट स्टोरी अभी भी रहती है, जैसे कि ये साबित हो चुका है। हैंस का मतलब होता है चुनाचे, हैंस z इज़ रियल। जैसा कि हम जानते हैं चुनाचे z एक रियल नंबर आ चुका है, तो ये भी एक रियल नंबर है। अब ये प्रूफ करना है, नहीं समझ आ रही, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने z इज इक्वल टू z को z बार के इक्वल लिया, वैल्यूज़ को पुट किया, b निकाला 0, b जो 0 आई वैल्यू उसको पुट कर दिया z में, b की वैल्यू जो 0 आई उसको पुट कर दिया हमने किसके अंदर, z में, जिससे हमें z मिल गया a। क्योंकि z निकालेंगे तो काम चलेगा ना, हमने प्रूफ करना है z इज़ रियल, तो ये प्रूफ हो गया ना, z इज़ रियल, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया और z आ गया रियल। आई होप अब तो समझ आ रहा होगा, अगर नहीं तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखना है। z इज़ रियल, सो अब हमें प्रूफ करना है कि z बार भी रियल है। z एक रियल नंबर है, ये प्रूफ हो चुका है, एक प्रूफ हो गया। अब z बार भी रियल है तो ही ये इक्वल है ना, ठीक है, ओके। सो वी हैव टू प्रूव दैट z इज इक्वल टू z बार। नाउ z इज इक्वल टू z बार कैसे प्रूफ करें, ये है हमारा प्रूफ। कैसे करें, बड़ी सादी सी और सिंपल सी बात है। देखो क्या मैं एक सादी सी बात करूंगा और आप कहोगे यार इतनी सादी बात। जी क्या हमारा, जी है हमारा a। अगर मैं इसके ऊपर बार लेता हूं, क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि जब आप बार लेते हो, मोड फाइंड करते हो, मोड बोल रहा हूँ सॉरी, जब आप बार लेते हो तो उससे क्या होता है,
कि आयोटा वाले पोर्शन का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो ये कहना ठीक होगा, जो मैं बोलने लगा हूं ठीक से सुनना है। द कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर इज रियल नंबर। क्या? फिर से, द कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर इज एक्चुअली इटसेल्फ, वो रियल नंबर खुद है। नहीं समझ आ रही होगी, आई होप समझ आ गई होगी कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट भी रियल नंबर ही होता है, क्योंकि उसके साइन पे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे पड़ता है ना, जब भी हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। सो जी इज इक्वल टू जी बार बिकॉज जी इज इक्वल टू ए एंड जी बार इज आल्सो इक्वल टू ए, एंड पे फिर लिख दिया सो जी इज इक्वल टू जी बार। आई होप कुछ ना कुछ मैंने हेल्प आपकी ज़रूर कर दी होगी। खिचड़ी सी पक जाती है जब ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये बोरिंग नहीं है, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग है एक लिहाज से, अगर आप इसको 2-3 दफ़ा अपने हाथ से करते हो। मैं भी जब स्टूडेंट था इन बातों को याद रखता हूँ, समझता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ कि स्टूडेंट की साइकी होती है कि जल्दी से क्वेश्चन समझ आए, जो हमें पेचीदगी में डाल रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उसको छोड़ देते हैं। नो, वही तो मैथमेटिक्स है। टीचर और स्टूडेंट में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि टीचर के कॉन्सेप्ट्स पक्के हो गए होते हैं, उसको कई साल गुजर गए हुए हैं यार, काफ़ी टाइम हो गया हुआ है एक ही चीज़ को रिपीट करते हुए, काफ़ी मैथमेटिक्स को करते हुए, रोज़ पढ़ाते हुए। आपको भी जब 1 साल गुजरेगा, और 1 साल अगर आपने रोज़ पढ़ा है, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर आपने 1 साल रोज़ पढ़ा है तो आप बहुत भारी पढ़ने वाले हो। तो ब्रूस ली ने एक बहुत पुरानी एग्जाम्पल सेट की हुई है, कुंग फू में ये कहावत मानी जाती है, चांदनी चौक टू चाइना मूवी में भी इसका जिक्र है कि कुंग फू में ये माना जाता है कि कुंग फू में अपने दुश्मन को ये कहा जाता है, क्या मुहावरा है, मुझे तुम्हारे उस 1000 वार से डर नहीं जिसकी प्रैक्टिस तुमने 1 दफ़ा की है। गौर से सुनना, मुझे तुम्हारे उस 1000 वार से डर नहीं जिसकी प्रैक्टिस तुमने 1 दफ़ा की है, पर मुझे तुम्हारे उस 1 वार से डर है जिसकी प्रैक्टिस तुमने 1000 दफ़ा की है। या ब्रूस ली साहब जो हैं हमारे, जो हम जानते हैं कि हमारे कुंग फू के बादशाह माने जाते हैं, ला भी टेकन 3 में उसी से इंस्पायर करके करैक्टर क्रिएट किया गया। 5000 पंचेस मारते थे वॉल पे, 5000 पंचेस पर डे, या इतनी प्रैक्टिस। तो यार हमें भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ, एंड आई होप आई एम हेल्पिंग यू। अल्लाह हाफिज़ क्लास।